हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा और आज फिर आपके सामने को रिलेवेंट करंट अफेयर्स को सामने लेकर आया हूं। उससे पहले करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं ताकि आने वाले करंट अफेयर्स को जब हम पढ़ें तो हम इस प्रश्न को डील करने के लायक हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपके सामने एक ऑप्शन है, उसे देखकर आप उसे सही मान लेंगे, लेकिन वो ऑप्शन कैसे और ज़्यादा ब्रॉड इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इस करंट अफेयर्स को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई है? यहाँ चार ऑप्शन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, नंबर बी है क्योटो प्रोटोकॉल, और नंबर सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और नंबर डी है G8 शिखर सम्मेलन या हेलीजेंडम। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं कि चार ऑप्शन है उसमें एक चुनना है, लेकिन यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत कम पूछती है। हालांकि अब मल्टीपल क्वायरी क्वेश्चन पूछती है जिसमें कूट और ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो फिलहाल इसके ऑप्शन को देख के यहाँ पर जो आंसर है बी है क्योटो प्रोटोकॉल। ये कैसे हुआ आगे आने वाले समय में जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, क्वेश्चन का डिमांड है कि इसमें गलत ऑप्शन को आपको ढूंढना है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में पुष्टि की गई थी। नंबर 2 है, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यांश के नीचे ला चुके होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। ऑप्शन नंबर डी है, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो इसका फ़िलहाल ऑप्शन अभी डी सही है, लेकिन कैसे, वो जब तक इसके करंट अफेयर्स को पूरी तरह नहीं जानेंगे हम डील करने लायक नहीं होंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सब टॉपिक से संबंधित आपको जानकारी अभी दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कुछ क्वेश्चन है जो मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि क्या कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट के बावजूद जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र को बनाए रखा जाना चाहिए? आर्थिक विकास के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा कीजिए। ये देखिए, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अभी ये फिर कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुआ तो ये फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आने का संभावना है। और दूसरा है, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनने वाले ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने हेतु नियंत्रण उपायों की व्याख्या कीजिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं जैसा पहले बता दिया कि 2014 में आ चुका है, 2022 में भी आया है, लेकिन अभी फ़िलहाल कार्बन उत्सर्जन का मामला फिर बढ़ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें है पहला क्वेश्चन, सामाजिक संजाल साइटें क्या होती है और इन साइटों से क्या सुरक्षा उलझने प्रस्तुत होती है? सामाजिक संजाल साइटें क्या होती है और इन साइटों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती है? इस टाइप के क्वेश्चन 2013 में भी पूछे गए हैं, लेकिन अभी फिर चर्चा का विषय है, तो पूछने की संभावना बनी हुई है कि आगामी एग्ज़ाम 2023 में होने वाली परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं डिटेल से, फिर उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने का तात्पर्य हमारा ये होगा कि हम लोग मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें और प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल अभी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा से लाभान्वित होने के पात्र हैं? केवल अनुसूचित जनजाति,
केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के परिवारों के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वयस्क सदस्य, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो यहाँ पर जैसा हमको आंसर दिख रहा है कि डी, तो ये कैसे, ये आने जब ये करंट अफेयर्स को हम पढ़ेंगे डिटेल से तब खुद इस प्रश्न को डील करने लायक हो चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें से सही कथन को ढूंढना है और कूट दिया हुआ है 1, 2, 3। एक कूट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को अज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों एवं शहरों को संदर्भित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। कूट नंबर 2 है, इसके साझीदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। कूट नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षित पेयजल व आधारभूत संरचना तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्यों में योगदान करता है। और इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1, 2, 3, बी में 1, 3, सी में 2, 3 और डी में केवल 1। चूँकि इसमें सही उत्तर को चुनना है क्योंकि ये प्रश्न का डिमांड है, तो सही उत्तर इसका बी है कि 1 और 3, 1 और 3 इसका सही आंसर है। लेकिन ये कैसे हुआ, ये जब तक इसके पूरे करंट अफेयर्स को डिटेल से नहीं जानेंगे हम इस प्रश्न को बढ़िया से डील नहीं कर पाएंगे। तो बने रहिए, इस प्रश्न को डील करने का संभावना भी जब ये पढ़ेंगे तो आप खुद ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसी संदर्भ में किया जाता है। ये बेल्ट ऑफ इनिशिएटिव है क्या? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अफ्रीकी संघ, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ, चीन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है क्योंकि चीन इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित मामला वहीं से स्टार्ट हुआ था। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चन इसे भी जानेंगे डिटेल से, इसके अलावा भी आने वाले क्वेश्चनों को देख। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नंबर 2 है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। नंबर 3 है संघाई सहयोग संगठन। इसमें उपयुक्त में से भारत किसका सदस्य है? ये तीनों एक संगठन है। इसमें भारत जो है आप देख सकते हैं कि तीनों में भारत सदस्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन कैसे अभी हम थोड़ा देर में जानेंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन 1 है, केवल गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं। राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है घर की मुखिया होगी। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद 6 महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी का टेक होम राशन मिलता रहेगा। इसमें से सही कथन को हमको चुनना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है केवल 1, 2, ऑप्शन नंबर में है केवल 2, ऑप्शन सी में है 1, 3 और ऑप्शन डी में है केवल 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं मल्टीपल क्वारी क्वेश्चन और काफ़ी समस्या होती है इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने में। तो जब तक इस करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन को डील करने में काफ़ी परेशानी होगी। फिलहाल इसका आंसर बी है कि केवल 2 सही है। तो चलिए आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में आज भी सुशासन के लिए भूख और गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है। मूल्यांकन कीजिए कि इस विशाल समस्याओं से निपटने में सरकार ने कितनी प्रगति की है। सुधार के उपाय को सुझाइए। इस टाइप के क्वेश्चन को 2017 में पूछा गया है। फिलहाल ये फिर चर्चा का विषय बना रहा है, तो इसे भी जब तक करंट अफेयर्स नहीं जानेंगे और विषय से जोड़कर नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को खत्म
करने में कैसे मदद की है। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसे कैसे प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। ये पीडीएस सिस्टम वाले संबंधित तीनों क्वेश्चन हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, और जब तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे और विषय से नहीं जुड़ेंगे तब तक इस प्रश्न को डील नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा, विकसित होता भारत बाजार, विकसित होता भारत का कार्बन बाजार। ये है क्या, कार्बन बाजार है क्या, इसको हम डिटेल से अभी जानेंगे। ये प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस के लिए तो है ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि प्रीलिम्स से के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कि कार्बन क्रेडिट बाजार क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है, जीएचजी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, नेट जीरो क्या होता है, पीएलआई स्कीम क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, और मेंस के लिए है भारत का विकसित होता कार्बन बाजार और इसका महत्व क्या है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को लिए कार्बन क्रेडिट बाजार स्थापित करने हेतु कदम उठा रहे हैं। कार्बन बाजार है क्या, कार्बन क्रेडिट इसे कार्बन ऑफसेट के रूप में भी जाना जाता है। वातावरण में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने के सापेक्ष में दिया जाने वाला एक क्रेडिट है, जिसका उपयोग सरकारों, उद्योग और व्यक्तियों द्वारा उत्सर्जन के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में किया जा सकता है। इसके द्वारा आसानी से उत्सर्जन को कम नहीं कर पाने वाले उद्योग वित्तीय लागत वहन कर अपना संचालन कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य 1990 के दशक में सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। एक कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, या कुछ बाजारों में कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष गैस CO2 इक्यू के बराबर है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान वार्ताकारों ने वैश्विक कार्बन क्रेडिट ऑफसेट ट्रेडिंग मार्केट बनाने पर सहमति व्यक्त की। क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा ग्रीन हाउस गैस में कमी करने वाले देशों या विकसित देशों के ऑपरेटरों को क्रेडिट प्रदान करने के लिए 3 तंत्र दिए गए थे। संयुक्त कार्यान्वयन यानी JI के तहत घरेलू ग्रीन हाउस कटौती की अपेक्षाकृत उच्च लागत वाला एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में परियोजना स्थापित करेगा। स्वच्छ विकास तंत्र CMD के तहत विकसित देश विकासशील देश में ग्रीन हाउस गैस कटौती परियोजना को परियोजित कर सकता है। जहां ग्रीन हाउस गैस कटौती परियोजना गतिविधियों की लागत आमतौर पर बहुत कम होती है, लेकिन वायुमंडलीय प्रभाव विश्व स्तर पर बराबर प्रदर्शित होते हैं। विकसित देश को अपने उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्रेडिट दिया जाएगा, जबकि इससे विकासशील देश को पूंजी निवेश और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार यानी IET के तहत देश अपने आवंटित उत्सर्जन लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार में व्यापार कर सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले देश क्योटो प्रोटोकॉल के अनुबंध B के तहत अपने क्रेडिट को उन देशों को बेच सकते हैं जिन्होंने उत्सर्जन लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन किया है। अब जानते हैं कार्बन बाजार होता क्या है। कार्बन बाजार से उत्सर्जन में कमी और निष्कासन को व्यापार योग्य संपत्तियों में बदला जा सकता है। इस प्रकार उत्सर्जन को कम करने या ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रोत्साहन मिलता है। कार्बन बाजार स्वैच्छिक हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 1997 में कार्बन व्यापार औपचारिक रूप से शुरू हुआ, जिसमें 150 से अधिक राष्ट्र हस्ताक्षर करता थे। समझौता के तहत प्रतिबद्धता वाले पक्ष वर्ष 2008 से 2012 के बीच अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित या कम करने के लिए सहमत हुए, जो कि वर्ष 1990 के स्तर से काफ़ी नीचे थे। उत्सर्जन व्यापार, जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल में निर्धारित है, यह देश को उत्सर्जन इकाइयों की
अतिरिक्त क्षमता को उन देशों को बेचने की अनुमति देता है जिसके पास अपने लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन करते हैं। कार्बन बाजार का महत्व क्यों है? कार्बन बाजार उन संगठनों के लिए नए रास्ते खोलेगा जो कार्बन क्रेडिट के विकास, व्यापार और परामर्श कार्य में लगे हुए हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के विकास को रोक रहे हैं। कार्बन क्रेडिट बाजार जैसे विकासशील देश के कार्बन लक्ष्यों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करेगा। वर्ष 2021 में वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में 164% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2030 तक इसके 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। कार्बन क्रेडिट उन उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को पुरस्कृत करने का एक तरीका प्रदान करता है जिन्होंने उत्सर्जन को कम करने एवं जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी नवाचार को शामिल करते हुए विधियों को विकसित किया है। कार्बन बाजार डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में संचालित अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लंबी अवधि में शुद्ध शून्य प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ अल्पावधि में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करेगा। कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने के सबसे प्रभावी चालकों में से एक है, जो सबसे कम लागत के साथ उत्सर्जन में कटौती की पेशकश करता है और भारत को 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान को रोकने में सक्षम बनाता है। भारतीय उत्सर्जन लक्ष्य। भारत ने अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को पेरिस समझौते के तहत अपने आगतन को प्रस्तुत किया, जिसमें उसने इस तथ्य पर जोर दिया कि यह वर्ष 2070 में नेट जीरो के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में एक कदम आगे है। आगतन एनडीसी के तहत भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक ऊर्जा के गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करने का 50% प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश सोलर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन में अपनी सप्लाई चेन में विस्तार पर काम कर रहा है। संबंधित भारतीय पहल क्या है? पीएलआई योजना क्या है? सबसे पहले जानते हैं पीएलआई योजना के बारे में। मॉड्यूल में पॉलीसिलिकॉन सेल के निर्माण के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना शुरू करने, आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण। स्वच्छ विकास तंत्र। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र ने अभिकर्ताओं के लिए प्राथमिक कार्बन बाजार प्रदान किया है। द्वितीय कार्बन बाजार प्रदर्शन उपलब्धि व्यापार योजना, जो ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के अंतर्गत आता है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र द्वारा कवर किया गया है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। यह 100 किलोवाट से अधिक के कनेक्टेड लोड या 15 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक की संविदात्मक मांग वाले उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों और भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता के मानदंडों एवं मानकों को निर्दिष्ट करने हेतु केंद्र को अधिकृत करता है। आगे की राह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन बाजार स्थापित करने की राह पर यह स्वैच्छिक कार्बन बाजार की शुरुआत के साथ अनुपालन आधारित बाजार की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन में कमी के प्रभाव अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, परिवहन, अपशिष्ट पुनरोपण और वानिकीकरण जैसे क्षेत्र के अनुकूल होने चाहिए। उपयुक्त विनियमों और नीति द्वारा समर्थित कार्बन क्रेडिट बाजार आने वाले दशक के लिए उचित अवसर को सृजन में मदद करेगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई है, तो अब शायद ये आप प्रश्न को डील करने लायक हो चुके हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 शिखर सम्मेलन हेलिजेंडम। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये डिमांड है क्वेश्चन का कि इसमें गलत ऑप्शन को आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में
संपुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन घटाकर उससे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। और ऑप्शन नंबर डी है, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो ये करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया है कि कार्बन क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समय समय पर क्रय विक्रय इसका किया जाता है। किसी देश का कार्बन क्रेडिट बहुत लो होता है तो वो अपने कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हैं किसी अन्य देश को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, शायद इसको पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न को डील कीजिए। शुरू में थोड़ा परेशानी होगा लेकिन धीरे धीरे आप लोग कर लीजिएगा। क्या था मेंस का क्वेश्चन? क्या कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट के बावजूद जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र को बनाए रखा जाना चाहिए? आर्थिक विकास के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा कीजिए। तो इसको हम लोग डील करेंगे। और दूसरा है भारत में दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैस के स्तर को कम करने हेतु नियंत्रण उपायों की व्याख्या कीजिए। तो इसे भी देखेंगे। हम लोग मेंस के क्वेश्चन को किसी अलग वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दूसरा टॉपिक हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आखिर इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो हम लोग सोशल मीडिया में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये सोशल मीडिया में मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या भूमिका होती है और भारत का चुनाव आयोग का मॉडल कैसा होता है। और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया और चुनाव की भूमिका इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज देखते हैं कि चर्चा का मुख्य विषय क्या है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने संयुक्त राज्य अमेरिका के समिट फॉर डेमोक्रेसी मंच के तत्वाधान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। भारत के चुनाव आयोग, अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तो भारत के चुनाव आयोग के बारे में हम डिटेल से आपको बता सकते हैं। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए आयुक्त ने सोशल मीडिया साइटों से फर्जी खबरों को सक्रिय रूप से चिन्हित करने के लिए अपनी एल्गोरिथम शक्ति का उपयोग करने का आग्रह किया है। फर्जी सूचना के प्रसार के संबंध में चिंताएं। रेड हेरिंग यानी भ्रामक, रेड हेरिंग गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की समग्र मॉडरेशन संचालित रणनीति एक रेड हेरिंग है जिसे व्यापार मॉडल के हिस्से के रूप में दुष्प्रचार के प्रबंधित वितरण की कहीं बड़ी समस्या से ध्यान हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अस्पष्टता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तेजी से सार्वजनिक अभिव्यक्ति का प्राथमिक आधार बनते जा रहे हैं जिस पर मुट्ठी भर व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने में सक्षम होने के मार्ग में सबसे बड़े बाधाओं में से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पारदर्शिता की कमी है। अपर्याप्त उपाय। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत सूचनाओं को रोकने के लिए एक सुसंगत ढांचा विकसित करने में असमर्थ रहे हैं और घटनाओं एवं सार्वजनिक दबाव के चलते गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी है। एक समान आधारभूत दृष्टिकोण, परिवर्तन और जवाबदेही के अभाव में सूचना पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित कर दिया। भ्रामक सूचनाओं का अनुप्रयोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने निश्चित प्रारूप वाले विकल्पों को अपनाया है जिसका उपयोग प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निजी राजनीतिक और व्यावसायिक लाभ के लिए भ्रामक सूचनाओं का प्रसार सरलता से किया जाने लगा है। दुष्प्रचार, घृणा और लक्षित धमकी से मुक्त प्रवाह ने भारत में वास्तविक स्थिति को नुकसान पहुंचाया है और लोकतंत्र का ह्रास किया है। सोशल मीडिया अनुप्रयोगों के माध्यम से फैलाई गई गलत सूचनाएं अल्पसंख्यक के प्रति घृणा, व्याप्त सामाजिक ध्रुवीकरण, हिंसा जैसे वास्तविक जीवन के मुद्दों से जुड़ी है। बच्चों में डिजिटल मीडिया की साक्षरता की कमी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम में मीडिया साक्षरता को शामिल न
करना एक चूक है। हालांकि उस नीति में एक बार डिजिटल साक्षरता का उल्लेख है, लेकिन सोशल मीडिया साक्षरता पूरी तरह से नगण्य है। यह एक गंभीर अंतर है, क्योंकि सोशल मीडिया छात्र की साक्षरता का प्राथमिक स्रोत है। नाम गुप्त रखने की स्थिति से उत्पन्न खतरे गोपनीयता बनाए रखते हुए इसका उपयोग प्रतिरोधी सरकारों के विरुद्ध अपनी अभिव्यक्ति में सक्षम होने से है। जहां एक ओर यह किसी के लिए बिना किसी असुरक्षा के अपने विचार साझा करने में सहायक होता है, वहीं इस पहलू में आर्थिक नुकसानदायक है कि उपयोगकर्ता किसी भी हद तक गैर जिम्मेदाराना झूठी जानकारी फैला सकता है। चुनाव में सोशल मीडिया के लाभ और हानि। सबसे पहले लाभ को देखते हैं। घोषणा पत्र की योजना। हाल के वर्षों में राजनीतिक रैलियों और पार्टी घोषणा पत्रों की योजना बनाने में डिजिटल रणनीति तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है। अब तक जनसमूह की भावना की समझ प्रस्तुत करने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षण की जगह ट्वीट सर्वेक्षण ने ले लिया है। जनता की राय को प्रभावित करने की क्षमता। सोशल मीडिया राजनीतिक दलों की अनिर्णित मतदाताओं की राय को प्रभावित करने के मध्यम वर्ग को मतदान करने की वजह प्रदान करने में मदद करता है। यह बड़ी संख्या में वोट करने हेतु समर्थन आधार जुटाने और दूसरे को वोट देने के लिए प्रभावित करने में भी मदद करता है। जानकारी का प्रसार। राजनेता इस नए सोशल मीडिया को तेजी से प्रचार प्रसार और जानकारी प्राप्त करने या तर्क संगत और महत्वपूर्ण बहस में योगदान देने के लिए अपना रहे हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान। सोशल मीडिया लोगों के लिए आगामी कार्यक्रमों, पार्टी कार्यक्रमों और चुनाव एजेंडे पर आगतित रहना आसान बनाता है। सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने और लोगों को जोड़ने तथा उनके मुद्दों के बारे में जानने के लिए इसका इस्तेमाल करने हेतु एक तकनीकी रूप से सक्षम उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए। इसके हानि क्या क्या है? ध्रुवीकरण। सोशल मीडिया राजनेताओं को लोकप्रिय बनाने और अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने का साधन बन गया है। गलत बयानबाजी में वृद्धि। विपक्षी दल को दोष देने और आलोचना करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही भ्रामक एवं गलत तथ्यों द्वारा जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक गतिरोध पैदा करने के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करना। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के लिए बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। केवल संपन्न दल ही इतना खर्च कर सकते हैं और वे अधिकांश मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। चुनावों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ का प्रसार लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। इसका आगे की राह क्या होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक दलों, नागरिक, सामाजिक और चुनाव अधिकारों को इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि चुनाव के दौरान राजनेताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जाए तथा इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए जाएं, जिससे मतदाताओं को लाभ मिले। अगर सही तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू हमेशा बना रहेगा। इसलिए व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन के बिना चुनाव में सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। समय की मांग है कि सुनिश्चित किया जाए कि सोशल मीडिया से मतदान प्रभावित ना हो और देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो सके। देखिए दोस्तों, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ। शायद इसे पढ़ने के बाद आप सोशल मीडिया के बारे में जान चुके हैं कि क्या दुष्प्रभाव है सोशल मीडिया का, क्या लाभ है, क्या हानि है और इसका कैसे यूज किया जाता है। तो नंबर 1 है सामाजिक संजाल साइटें क्या होती है और इन साइटों से क्या सुरक्षा उलझने प्रस्तुत होती है। और दूसरा क्वेश्चन था आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं पहले पूछा था, शायद अब इस प्रश्न को डील करने लायक हो चुके हैं। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इस प्रश्न को अलग वीडियो में मैं डील करके बताऊंगा भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विकेंद्रीकरण। ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और क्या इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है कि मनरेगा क्या है। हालांकि मनरेगा के बारे में हमें उम्मीद है कि आप सबको पता होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके मुद्दे क्या है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्या कहता है। मेंस के लिए टॉपिक है सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।
तो चलिए देखते हैं क्या स्थिति है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक आंतरिक अध्ययन के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को जमीनी स्तर पर अधिक लचीलापन की अनुमति देने के लिए विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। अध्ययन के निष्कर्ष मुद्दे। विगत कुछ वर्षों में ग्राम सभाओं को अग्रिम भुगतान करने के बजाय कोष प्रबंधन को केंद्रीकृत कर दिया गया ताकि वे उस कार्य को तय कर सकें जो वे करना चाहते हैं। कोष वितरण में देरी की एक पुरानी समस्या है, जहां लाभार्थी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्माण सामग्री खुद ही खरीद लेते हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में मजदूरी देने के 3 या 4 महीने और निर्माण सामग्री उपलब्धता के 6 महीने की देरी हुई थी। कई राज्यों में मनरेगा की मजदूरी बाजार दर में काफ़ी कम थी, जो सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को विफल कर रही थी। वर्तमान में गुजरात में एक खेतिहर मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 324.20 रुपये है, लेकिन मनरेगा के तहत उसकी मजदूरी 229 रुपये है। निजी ठेकेदार मजदूरों को अधिकतम भुगतान करते हैं। अधिक भुगतान करते हैं। अनुमेय कार्यों के प्रकारों को सूचीबद्ध करने के बजाय अनुमेय कार्यों का अधिक विविधीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही कार्यों की व्यापक श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जा सकता है और व्यापक श्रेणियों के अनुसार कार्यों के प्रकार का चयन करने के लिए जमीनी स्तर पर लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। ग्राम सभाएं अपने लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों और समुदायों और आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकती हैं। समय पर संवितरण करने के लिए रिवॉल्विंग फंड यानी एक अतिरिक्त आंतरिक मौद्रिक पूल होना चाहिए, जिसका उपयोग केंद्रीय निधि में देरी होने पर किया जा सकता है। क्या है मनरेगा? परिचय। मनरेगा जिस वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के अनुकूल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं। कार्य का कानूनी अधिकार। पहले की रोजगार गारंटी योजना के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है। लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाना चाहिए। मांग प्रेरित योजना। मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। यह मांग प्रेरित योजना श्रमिकों को स्वचयन यानी सेल्फ सिलेक्शन को सक्षम बनाती है। विकेंद्रीकृत योजना। इस कार्यों की योजना निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने पर बल दिया गया है। अधिनियम में आरंभ किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम से कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन को डील करते हैं। शायद ये क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूँ, अब आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सक्षम हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा से लाभान्वित होने के पात्र हैं? केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल के परिवार के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदाय के परिवार के वयस्क सदस्य और किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं और यहाँ 100 दिन की गारंटी 100 दिन के रोज़गार की गारंटी की योजना मिलती है। अगर इस अवस्था में आपको रोज़गार नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर रोज़गार भत्ता आपको मुहैया करवाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सिटीज़ डे। अगला टॉपिक है वर्ल्ड सिटीज़ डे। आखिर ये है क्या वर्ल्ड सिटीज़ डे? और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड सिटीज़ डे इम्पोर्टेंट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शहरीकरण और संबंधित मुद्दे। तो ये चर्चा का विषय क्यों है, चलिए इसको देख लेते हैं। वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा देने और इसकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को उजागर करने हेतु हर वर्ष 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक विश्व स्तर पर हर 10 में से 7 लोग शहरों में रहेंगे। वर्ल्ड सिटीज़ डे का इतिहास। 2022 की थीम एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। इतिहास। 27 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से वर्ल्ड सिटीज़ डे का प्रस्ताव रखा। इसे पहली बार 2014 में आयोजित किया गया था। वर्ष 1976 में मानव आवास पर दूसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वर्ष 1976 में मानव आवास पर दूसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा वर्ल्ड सिटीज़ डे की स्थापना से संबंधित UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का निर्णय प्रभावित हुआ। UN हैबिटेट कार्यक्रम SDG 11 लक्ष्यों के अनुरूप अस्थायी शहरों के विकास को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम यानी UN हैबिटेट मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। यह इस उद्देश्य के लिए वार्षिक शहरी अक्टूबर कार्यक्रम आयोजित करता है, जो महीने के पहले सोमवार को शुरू होता है और 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे के साथ समाप्त होता है। महत्व क्यों है? विश्व शहर दिवस स्थानीय और वैश्विक शहरी विकास के सभी हितधारकों को एक साथ लाकर शहरीकरण से संबंधित चुनौती का समाधान करने में मदद करता है। शहरीकरण राष्ट्रीय आर्थिक विकास का सूचक है। हालांकि इस तरह के विकास को सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी और पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। तेजी से शहरीकरण के चलते सबसे अधिक देखी जाने वाली चुनौतियों में मूल निवासियों का विस्थापन, पेड़ों की कटाई, जानवरों का अपना आवास खोना, स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दे, खाद्य आपूर्ति और प्रदूषण शामिल है। इससे संबंधित पहल क्या है? शहरीकरण हेतु भारत की पहल। शहरी विकास से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम। जैसे शहरी विकास से संबंधित योजनाएं या कार्यक्रम स्मार्ट सिटी, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, अमृत मिशन, इसको अमृत बोलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना हृदय, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी या गरीबों के लिए सरकार की पहल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत। अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सब मिशन है क्या, इसका डिस्क्रिप्शन इसके बारे में अगर डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं इन सब सारी चीज़ का वीडियो एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा। आगे की राह क्या है? भले ही वाहन केंद्रित विकास के कारण भारतीय शहर विस्फोटक मोटरीकरण की चपेट में है, लेकिन भारत के अधिकांश शहरों में सार्वजनिक परिवहन, पैदल और साइकिल ट्रैक का उच्च उपयोग इसका मजबूत पक्ष है। समय आ गया है कि सक्रिय नीतियों के तहत सभी आय स्तरों और अमीरों के लिए टिकाऊ तरीके से काम किया जाए। परिवहन क्षेत्र की नीतियां भारत में अधिक प्रगतिशील और समावेशी हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में कार्यान्वयन एक निवेश धीमा है। भारत को यात्रा दूरी कम करने और सुविधाजनक बनाने तथा आय विकास के साथ पारगमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने कॉम्पैक्ट शहरों के रूप में बनाए रखने हेतु सक्रिय नीति की आवश्यकता है, ताकि शहरों को सभी के लिए अधिक सुलभ व रहने योग्य बनाया जा सके। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, अब शायद इस क्वेश्चन को आप डील करने लायक हो चुके हैं कि बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन का डिमांड सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को अज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय
धारणीय ऐसे कस्बों एवं शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करता हो। नंबर 2 है इसके साझेदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगरीय प्राधिकरण ही है। और नंबर 3 है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कूट नंबर 2 है वो तो गलत है, वो सभी के लिए है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन कूट नंबर 1 और 3 सही है। तो क्वेश्चन का डिमांड है कि इसमें सही कथन को ढूंढना है, तो इसका ऑप्शन होगा 1 और 3 नंबर बी, कि ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए एक और नए टॉपिक की ओर चलते हैं। एससीओ परिषद के प्रमुख बैठक। एससीओ आखिर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। संघाई सहयोग संगठन, इसको बोलते हैं संघाई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चर्चा करना इम्पोर्टेंट है, जो चीन से संबंधित है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और क्लाइमेट चेंज, ये तीनों से संबंधित है, इसीलिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेंस के लिए संघाई सहयोग संगठन क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये चर्चा का विषय क्यों है, तो चलिए देखते हैं। हाल ही में चीन ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की है। चीन ने संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने एवं एससीओ के वार्षिक बजट को मंजूरी देने के लिए एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक सालाना आयोजित की जाती है। भारत ने वर्ष 2023 के लिए एससीओ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और 2023 के मध्य में दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन में सभी एससीओ देशों के नेताओं की मेजबानी करेगा। इससे पहले एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। प्रमुख बिंदु क्या है, एससीओ सदस्य देश के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख ने वैश्विक और क्षेत्रीय विकास के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। एससीओ के भीतर व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक व मानवीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले कदमों पर चर्चा की। भारत ने कहा कि एससीओ सदस्यों के साथ उनका कुल व्यापार केवल 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसके कई गुना बढ़ने की क्षमता है। एससीओ देश के साथ भारत का अधिकांश व्यापार चीन के साथ है, जो वर्ष 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जबकि रूस के साथ व्यापार 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कम है। मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है और पाकिस्तान के साथ यह लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन ने BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, पहले इसका नाम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था शायद, इसको चेंज कर दिया गया, BRI कर दिया गया। चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर निशाना साधते हुए, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है, भारत ने कहा कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सदस्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। भारत ने मध्य एशियाई राज्यों के हितों की केंद्रीयता पर निर्मित एससीओ क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा, जिसमें चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर सक्षम बन सकते हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता और इस दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह और INSTC के माध्यम से अधिक व्यापार के लिए जोर दिया, जिसका भारत हिस्सा है। इसका लक्ष्य भारत एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सुधार करना है। बैठक के बाद भारत को छोड़कर सभी देशों का नाम लेते हुए संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें यूरेशियन आर्थिक संघ के निर्माण के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निर्माण की रेखा संरेखन को बढ़ावा देने के काम सहित BRI के लिए
उसके समर्थन की पुष्टि की गई है। अब जानते हैं संघाई सहयोग संगठन है क्या। परिचय। यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया और वर्ष 2003 में लागू हुआ। यह एक यूरेशियाई राजनीति, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इन क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसे उत्तर अटलांटिक संधि के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। यह 9 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है तथा सबसे पहले अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीन है। अस्थायी निकाय बीजिंग में एससीओ सचिवालय है। ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के कार्यकारी समिति। अध्यक्षता 1 वर्ष 50 सदस्यों द्वारा रोटेशन के माध्यम से की जाती है। इसकी अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए होता है। उत्पत्ति। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। संघाई 5 1996 सीमाओं के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला से उभरा, जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया था। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान में शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। वर्तमान सदस्य कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ईरान 2023 में एससीओ का अस्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में फैली कई देशों के बीच कनेक्टिविटी एवं सहयोग पर केंद्रित है। बीआरआई लगभग 150 देशों चीन का दावा में फैला हुआ है। वर्ष 2013 में प्रारंभ में इस परियोजना में रोडवेज, रेलवे, समुद्री बंदरगाहों, पावर ग्रिड, तेल और गैस पाइपलाइनों तथा संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नेटवर्क का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के 2 भाग हैं। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, यह चीन के मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप से जोड़ने हेतु भूमि मार्ग है। 21वीं सदी का समुद्री रेशम मार्ग, या चीन के दक्षिण तट को भूमध्य सागर, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से जोड़ने हेतु समुद्री मार्ग है। अगला क्वेश्चन है जो मैंने आपसे किया था, कभी कभी समाचारों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ये चीन से संबंधित है। अब ये आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था और संघाई सहयोग संगठन, भारत इनमें से किसका सदस्य है? तो भारत इन सभी संगठन का सदस्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 तीनों का सदस्य है। मेंस के लिए एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि एससीओ के उद्देश्य का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, भारत में इसका क्या महत्व है। तो मेंस के क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिए और आप अगर कमेंट करके बताइएगा तो मैं इसे डील करके आपके सामने अलग वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। अगला टॉपिक है कुपोषण, भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटान। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए कुपोषण क्या है उससे जानना पड़ेगा। भूख, खाद्य असुरक्षा, पोषण अभियान, ये सारा इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुपोषण तो है ही, भूख, खाद्य असुरक्षा से निपटान और संबंधित पहल इम्पॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों है ये कुपोषण, भूख और खाद्य असुरक्षा, क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? भारत भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को मिटाने हेतु वर्ष 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर नहीं है। वर्ष 2021 के वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार भारत 6 वैश्विक लक्ष्यों स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, मातृ, नवजात और छोटे बच्चों के पोषण, जन्म के समय कम वजन और बचपन के मोटापे को दूर करने में से 5 को प्राप्त करने की राह पर नहीं है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा वर्ष 2012 में 6 वैश्विक पोषण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें 2025 तक हासिल किया जाना है। खाद्य असुरक्षा और कुपोषण में योगदान देने वाले कारक। वर्तमान नीतियों में आधुनिक कृषि खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे मुख्य अनाज पर निर्भर आहारों की तुलना में स्वस्थ आहारों की कीमत कई गुना वृद्धि हुई है। इन प्रतिबंधों ने उच्च ऊर्जा घनत्व और कम पौष्टिक मूल्य के कम लागत वाले खाद्य पदार्थों को अधिक लोकप्रिय बना दिया है। पारंपरिक फसलों का विलुप्त होना। भविष्य की स्मार्ट फसलें जैसे कि एमारैंथस एक प्रकार का अनाज, माइनर बाजरा, फिंगर बाजरा, प्रोसो बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा और दालें पारंपरिक रूप से भारत में उगाई जाती थी, जिसमें वे खाद्य और पोषण सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। ये पारंपरिक फसलें विभिन्न कारणों से धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। उनके पोषण मूल्य, उत्पादन के लिए व्यवहार, स्थानीय बाजार और नकदी फसलों की बढ़ती मांग के बारे में ज्ञान की कमी उनके विलुप्त होने को बढ़ावा दे रही है। असंतुलित आहार। हाल के वर्षों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली के अप्रत्याशित रूप से दुनिया भर में खाने की आदतों और आहार को बदल दिया है। विभिन्न कारक। ऐसे कारकों में शामिल हैं संघर्ष, जलवायु चरम सीमा, आर्थिक संकट और बढ़ती असमानता। ये कारक अक्सर संयोजन में होते हैं, राजकोषीय स्थितियों को जटिल बनाने और इसे कम करने की दिशा में प्रयास करते रहते हैं। इनकी पहल क्या है? पोषण अभियान। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी NNM का पोषण अभियान शुरू किया। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया। यह मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को 1 से 3% अंक तक कम करना है। मध्याह्न भोजन योजना, इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है, जिसका स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका उद्देश्य अपनी संवर्धन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमज़ोर लोगों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुंच कानूनी अधिकार बन जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने हेतु 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं। समेकित बाल विकास सेवा योजना, इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उसकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं अन्य सेवाएं प्रदान करना है। आगे की राह क्या है? कृषि खाद्य प्रणालियों में निवेश। भारत जैसे विकासशील देश को आर्थिक मंदी, घरेलू आय में कमी, अनियमित कर राजस्व और मुद्रास्फीति के दबाव के बावजूद बढ़ी हुई खाद्य आवश्यकता एवं पोषण के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों में भारी निवेश करना होगा। सार्वजनिक निधियों के आवंटन पर पूर्ण विचार करना है। यह भी पूर्ण विचार करना आवश्यक है कि कृषि उत्पादकता, आपूर्ति श्रृंखला और उपभोक्ता व्यवहार के संदर्भ में खाद्य एवं कृषि नीतियों के संदर्भ में सार्वजनिक धन कैसे आवंटित किया जाना चाहिए। पोषाहार संरचना में अंतराल को पाटना। भारतीय आहार में फल, फलियां से मेवा, मछली और डेयरी वस्तुओं विशेष रूप से कमी है। ये सभी स्वस्थ विकास और गैर संचारी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार दैनिक भोजन की पोषण गुणवत्ता में अंतराल को पाटने के रूप में भारत को कुपोषण, पोषण असमानता और खाद्य असुरक्षा के तिहरे बोझ से निपटने के लिए कदम उठाना चाहिए। भविष्य की फसलों का उत्पादन स्थानीय पारिस्थितिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संदर्भों से जुड़े होने के कारण पारंपरिक खाद्य प्रणाली आम जनता के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। मुख्य खाद्य फसलों की
तुलना में भविष्य की स्मार्ट फसलें अधिक पौष्टिक होती है। मजबूत डेटा प्रबंधन। भारत को वर्ष 2030 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली, खाद्य वितरण प्रणाली में बेहतर जिम्मेदारी, प्रभावी संसाधन प्रबंधन, पर्याप्त पोषण शिक्षा, कर्मचारियों में वृद्धि और कठोर निगरानी की आवश्यकता है। जैसा कि ये क्वेश्चन आपसे पहले भी हम पूछे थे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य देश के चिन्हित जिलों में अस्थायी तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। वे फसल कौन सी है? केवल चावल और गेहूँ, केवल चावल, गेहूँ और दालें, केवल चावल, गेहूँ, दालें और तिलहन, चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन और सब्जियाँ। तो आपको पता है कि चावल, गेहूँ और दालें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के मिशन को बढ़ावा देता है। तो दूसरा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन दिया हुआ था कि केवल गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं, और राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है घर की मुखिया होगी, और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद 6 महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी का टेक होम राशन मिलता रहेगा। तो इनमें इस क्वेश्चन का डिमांड है कि इसमें सही कथन को हमको ढूंढना था। तो इसमें जो नंबर बी है, राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है घर की मुखिया होगी, यह कथन एकदम बिल्कुल ही सही है। बाकी 1 और 3 कथन सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी करेक्ट होगा। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस है, आप इसका भी अभ्यास करने का कोशिश कीजिए। भारत में आज भी सुशासन के लिए भूख और गरीबी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मूल्यांकन कीजिए कि इन विशाल समस्याओं से निपटने में सरकारों ने कितनी प्रगति की है। सुधार के उपाय को सुझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को खत्म करने में कैसे मदद की है? और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या है? इसे कैसे प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है? तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते दोस्तों, इस चैनल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और किसी तरह की कमी हो उसे मैं धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू।